नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुनीता जैन जी की कहानी द्विधा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए द्विधा। देखता हूँ कि जब तक अपनी फाइल मेज पर रख मैं अपनी जगह निर्धारित नहीं कर लेता तब तक वह खड़ी रहती है और ठीक सामने गोलाकार मेज़ों पर वह बैठती है। जूडी जूडी ब्राउन, बड़ा अजब सा अटपटा सा नाम है उसका, उच्चारण में अमधुर कर्कश। क्लास 2 घंटे की है। जब तक लेक्चर देता हूँ वह निगाह के घेरे में बनी रहती है। सामने बैठती है ना, जिधर भी गर्दन घुमाऊं इससे छुटकारा नहीं। आंखें उसकी नीली हैं पर वे रंग बदलती रहती हैं। कभी कभी अपने यहाँ के जुलाई के आकाश सी गहरा जाती हैं तो कभी कच्ची धूप सी हरी हो जाती हैं। उन हरी नीली पुतलियों के नीचे एक चमक है जो 2 घंटे में कुछ देर को भी मिटती नहीं, बढ़ती रहती है, बेंधती सी। अक्सर वह आंखें टाई की नोट पर जमाए रहती है। पता नहीं क्यों ऐसा करती है वह। तब गले में कॉलर चुभने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। पर वह है कि टाई से झुकाकर निगाहें जूतों तक ले जाती है, फिर टाई पर टिका देती है। कठिनाई यह भी कि उससे कोई प्रश्न नहीं पूछ पाता हूँ। स्वयं वह कभी बताती ही नहीं और मेरे इस असमंजस को समझती है। उसके होठों के कोने में दबी हल्की सी हंसी, फूट पड़ती मुस्कुराहट कहती है कि वह जानती है। कितना चिड़चिड़ा देती है वह लड़की मुझे कभी कभी। देखती भी यूं है कि मानो कोई ग्रीक देवता हूँ। क्षण भर को भी अपने को उससे मुक्त नहीं कर पाता, पर यह आभास भी नहीं होने देता कि उसके अस्तित्व से परिचित भर भी हूँ। यहाँ विद्यार्थी भी खूब हैं। लड़के पैर मेज पर रख जूते मेरी ओर करके बैठते हैं। लड़कियां बिना रुके धूम्रपान करती हैं, चॉकलेट च्युइंगम खाती रहती हैं। बैठने का ढंग बड़ा असभ्य लगता है, पर अब आदी हो चला हूँ। क्लास में प्रवेश करने पर ये लोग खड़े नहीं होते और क्लास से जाने पर भी नहीं। इसका भी अभ्यस्त हो गया हूँ। नहीं हुआ तो उन 2 आँखों का। सुधा की चिट्ठी आज सुबह ही आ गई थी, पर शाम तक पढ़ने का समय नहीं मिला। बुध को 2 क्लासें पढ़ाता हूँ, 2 सेमिनार स्वयं अटेंड करता हूँ। ग्रेजुएट असिस्टेंट का यह जीवन भी सरल नहीं। वैसे भी सुधा बेहद लंबे पत्र लिखती है, खूब गप में भरकर भेजती है। दुनिया भर की बातें उसके पत्रों में रहती हैं। इसी से उन्हें मैं अपने रात के खाने के समय तक के लिए बचाए रखता हूँ। अमेरिका में जब सांझ घिरने लगती है तब शायद ही कोई व्यक्ति थकावट अनुभव किए बिना रह पाता हो। यहाँ की शाम अपने यहाँ की रंगीन शाम नहीं होती, जिसमें कितने ही संवाद भरे रहते हैं, चहल पहल रहती है। यहाँ शाम हुई कि प्राणों को अकेलापन डुबोने लगता है, तबीयत घबराने लगती है। ऐसे शाम में सुधा के पत्र खूब काम आते हैं। अपने फ्लैट के एक कमरे में बैठा मेज पर आधा कच्चा उबला बेस्वाद खाना दूध के साथ गले से उतारते मैं घर से आए पत्र पढ़ता हूँ और उन्हीं के सहारे अपने पैतृक कमरे में पहुँच जाता हूँ। कानों में छत का पंखा घर्र घर्र करने लगता है। छोटे भाई बहनों का लड़ाई झगड़ा, सड़क पर ट्रैफिक का शोर, रसोई घर में माँ का छर्र छर्र लगाया छौंक, सिंकते पराठों की सुगंध, सब पत्रों में सिमटकर मेरे कमरे में आती है। कितनी देर तो पत्र समाप्त कर निगाह उठाने का साहस नहीं होता। खिड़की के बाहर का ठंडा कोहरा भयानक लगने लगता है, पर बर्तन तो धोने होते ही हैं। पेपर भी चेक करने, रिसर्च का काम तो खैर रहता ही है। बाथरोब को कसकर लपेटता हूँ, सिंक में जूठे बर्तन समेट गर्म पानी में साबुन घोल देता हूँ। कमीज की बाहें ऊपर को मोड़ते समय सड़क के नियॉन बल्ब, भुतहे से दिखने वाले आकार,
बेंचों पर आलिंगन में जकड़े युवा शरीर देख लेता हूँ। सोचता हूँ कि अगला पत्र कब आएगा। ऐसी प्यारी सी छोटी बहन क्या सभी के होती है। सुधा का नया आया पत्र खोलता हूँ। महंगाई कितनी बढ़ गई है, राशन पर कितने जुलूस निकले, कहाँ कहाँ दंगे हुए, क्लास में किस किस लड़की ने मैटनी शो देखा, बॉयफ्रेंड बना लिए, मिसेस वर्मा का कैसा स्कैंडल हुआ, एक हिंदी का युवा लेखक स्कूटर के एक्सीडेंट में घायल हो कैसा इरविन अस्पताल में पड़ा रहा और अंत में काल का ग्रास हो गया। डॉक्टर छुट्टी ही मनाते रह गए। माई फेयर लेडी पर कितना ब्लैक चला। के नीचे सुधा ने लिखा, भैया तुमने जो पिछले महीने स्वेटर और कॉस्मेटिक का पार्सल भेजा था वह अभी नहीं मिला है। मिल जाता तो अच्छा रहता। रानी को देती वे इम्पोर्टेड चीज़ें। उसका ब्याह है इसी 10 तारीख को। रानी, भैया तुम जानते तो हो उसे? वही मेरी सहेली रानी। उसकी माँ बहुत बीमार है, जल्दी में सब कर दिया है। कॉलेज भी नहीं आती, घर जाने पर भी मिलती नहीं। नहीं, न मेरे हाथ से कांटा ही छूट कर गिरा है, न हृदय की धड़कन रुक गई है, न ही अंधेरा आंखों के आगे आया है। ऐसा सब वास्तव में नहीं होता। लेखकों की लेखनी ही ऐसा लिखा करती है। केवल बैठा हूँ। भैया तुम जानते तो हो उसे? जानता हूँ, रानी को जानता हूँ मैं। 5 फीट की, गठा सा शरीर, गेहूं के दानों सा सुनहरा रंग, अंधेरे के रंग से बाल, जिन्हें हर रविवार को धोकर वह सुधा से मिलने आती और ताजे शैम्पू की गीली सुगंध से सबको भिगो जाती। सूखने पर उसके बाल और लंबे हो जाते, हल्के और आवारा से, और उसकी कलात्मक उंगलियां, उनके तराशे हुए गुलाबी नाखून। क्या मैं जानता हूँ उसे? रानी, तुम्हारा राजा कौन है? सुधा, देख तेरे भाई साहब छेड़ रहे हैं, मैं फिर नहीं आऊँगी। भैया तुम बड़े खराब हो। आओ चलो रानी, हम छत पर चलते हैं। वह चली जाती पर लपट पीछे रह जाती। जो राजा कहते ही उसके गालों पर तैर जाती थी। वह मदिरा भी जो उसकी काली पुतलियों के आसपास डोरों में भर जाती थी और सारे कमरे में छलक जाती थी। गर्मियों की छुट्टियों की ना बीतने वाली अलसाई दोपहरें उसके आने और जाने के बीच ही तो कटा करती थी। कैरम की पट के बीच वह सुधा से कहती, एक रिकॉर्ड लगा लूं प्लीज़, और मैं अवसर देखते ही कहता, रानी राजा मिला। आप फिर छेड़ने लगे। सुधा आती है, उससे कहूँगी, राजा का नाम बता दो, फिर नहीं छेड़ूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वह शीशा अभी दराज में कहीं रखा है, जिसे उसने हाथ में थमा दिया और भाग गई। उसके पीछे भागता, पर नहीं, मैं खड़ा उस राजा को देखता रह गया। पानी पर झुका नरगिस का फूल हो गया था। मैं कहाँ रहा था। आज उसने गुलाबी रंग पहना होगा, गुलाब की पंखुड़ी सा गुलाबी। आज 10 तारीख है। बालों में फूल सजाए होंगे, हाथों में फूलों के कंगन, गले में फूलों की माला। आज वह महक गई होगी रात रानी की भांति। मैं क्या वह रूप जानता नहीं? कितनी बार उसकी नाक की नोक तक झीना घूंघट झुकाया है, माथे पर झूमर लटकाया है, हाथों की हथेली में मेहंदी रचाई है, उसे अपनी कल्पना में दुल्हन बनाया है। पर क्या वह आज मुस्कुराई भी उसी तरह जैसी मैं देखता था? क्या शर्माई भी ठीक वैसे जैसे मैं सोचा करता था? क्या उसने लजाकर किसी को राजा कहा? सुधा, तू बड़ी पगली है। कैसे तूने चाहा वे चीज़ें विवाह में उपहार देने को? नहीं, वह पार्सल तुझे ना मिले, उसे किसी कस्टम वाले की कृपा लील जाए। रानी को वह मत देना। उसके नए जीवन में उसे भूल जाने दे सुधा। वह सुखी रहे, यही एक कामना उसे दे। उसे दुखाया ही तो हमने, दिया क्या? अपने यहाँ एमए फर्स्ट क्लास के लिए नौकरी नहीं, ढेरों एमए फिरते हैं जिनके चाचा मामा बड़े लोग नहीं। फिर 3 लड़कियों के ब्याह से बौराया बेटे के गर्व से गर्वित मेरा पिता
जात पात की कट्टरता में जकड़ी रानी की माँ ब्राह्मण और बनिए जोशी और अग्रवाल परिवार कैसे एक सूत्र में बंध सकते थे। वह जानती थी, मैं जो उपन्यासों पर पला था, वह जो फिल्मी गीतों में रची थी, भावुक थी। देखो, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया अमेरिका से। हाँ भैया, अब मेम लेकर आएंगे, बड़ा मज़ा रहेगा। सुनकर जो बादल उसके मुंह पर झुक आए थे, वे क्या हटे? नहीं, वे नहीं हटे। किसी सस्ते उपन्यास के नायक की तरह मैं भी उसका आंसू भीगा रुमाल उठाकर रखे रहा हूँ। आंसू सूख गए हैं और काले से हो गए हैं। उस रुमाल से आँख और नाक उसने साथ साथ पोंछी थी। रुमाल, सैकड़ों रुमालों सा वह एक रुमाल, और घर घर घटने वाली मेरी यह घिसी पिटी आत्म कहानी। असल में हम खूब विद्वान हैं, सत्य को जानते हैं। हम उपभोक्ता संस्कृति के नहीं हैं, सूक्ष्म पर नज़र रखते हैं, भावनाओं को छुपाते हैं, इच्छा से कतराते हैं। हम अति सभ्य हैं, सदियों की हमारी परंपरा है। हम बहुत पवित्र हैं, बहुत अच्छे भी हैं। एक मंदिर का पुजारी दूसरे मंदिर के पुजारी से छिटकता है तो क्या, हम धार्मिक तो हैं। पश्चिम कुंठाग्रस्त हो तो हो, हम सभी कुंठा रहित हैं, स्वस्थ हैं। सेक्स को हमने बंदी रखा है, उसे हावी नहीं होने दिया है। शरीर हमारा पंख है, केवल आत्मा पंकज। और प्रेम की गंध से हम नाक सिकोड़ते हैं, उसे कीचड़ की मानते हैं, कमल की नहीं। हम फैक्ट्री में ढले फुटबॉल हैं, जो लड़की वालों के हो जाते हैं या लड़के वालों के नहीं हैं, तो हम इंसान नहीं हैं। अगर रात के 2 नहीं बज रहे होते तो आज जूड़ी को फ़ोन करता, मैं उसे बुलाता और फिर साथ साथ हम कहीं जाते, बस वह और मैं अपनी कार में। जूड़ी के यहाँ तो शरीर पंख नहीं है ना, दलदल नहीं है, वह सुपर हाईवे है, जहाँ से जो भी होकर गुजर जाए निशान नहीं रहता, गति बनी रहती है, बिगड़ता कुछ भी नहीं। उसकी वे हरी नीली आंखें मुझे शरीर दे देती हैं। लगता है हाड़ मांस रक्त का बना हूँ, लगता है इंसान हूँ, इतना चौड़ा हूँ। लगता है मेरे 2 होंठ हैं, 2 आँखें हैं, हाथ पैर हैं। लगता है इंसान हूँ, किसी का देवता नहीं। शरीर में सरसराहट भी होती है, और उस सरसराहट में वह दर्द नहीं है जो गहरे गहरे बेधा करता था। वह छटपटाहट नहीं है जो टीसती थी, चुभती थी, रुलाती थी। सरसराहट में उबलते पानी के बुलबुलों सा हल्का शब्द है, भाप की नमी है और कुछ भी नहीं। यह केवल रक्त है जो रक्त को टेरता है। जूड़ी देह है, वह जानती है, बेहद बला की देह, और शुक्र है कि उसके वक्ष का उभार सबके देखने को है। वह चलती है तो खुली टांगों को लोच देकर। शुक्र है जूड़ी की स्वस्थ सुंदर देह किसी फिसलनी सलवट भरी सब छुपा ढक लेने वाली साड़ी में नहीं लिपटी है। उसकी देह कहीं और प्राण कहीं और नहीं रहते। वह अवश नहीं, विवश नहीं। और यह क्या कम है कि जूड़ी केवल अपने मन की है, केवल अपने मन की। उसे न पिता की आज्ञा चाहिए, न माँ की प्रसन्नता। किसी के मंसूबों या मर्यादा से उसका कुछ लेना देना नहीं। वह चलती फिरती स्वतंत्रता है, हमारी तरह एक कभी न चुकने वाला पैतृक ऋण नहीं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।